हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश नॉलेज ड्रॉप्स में। आज के सेशन में डाउन टू अर्थ मैगजीन के जून 2023 खंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उनमें महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें करंट और स्टैटिक जो भी पोर्शन है उसको इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। आपसे बस यही कहूंगा कि आप कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस देखिए, और आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो पूरा देखिए, और नहीं लगता है कि अच्छा नहीं है तो आप छोड़ के आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय बर्बाद किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में नैनो उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और क्या चुनना है हमको, कौन से कथन सही है उसके बारे में हमको चुनाव करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि यह मृदा नैनो उर्वरक के बारे में, नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों की आय को भी बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो यह पहला स्टेटमेंट जो है सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यह यूरिया के नियमित रूप से अत्यधिक उपयोग की समस्या से निपटने में मदद करता है, जो देश में अधिकांश फसलों हेतु उपयोग किए जाने वाले 82% से अधिक नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का निर्माण करता है। इसमें बस ये कह रहा है आपसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अधिकांश जो फसल हैं उनके लिए जो भी उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उनमें से 82% उर्वरक कैसे होते हैं, जो कि नाइट्रोजन आधारित उर्वरक होते हैं, यूरिया होता है। ठीक है, तो उसी के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए ही नैनो उर्वरक जो है लाया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि भाई यूरिया का कम से कम उपयोग करना पड़े, उसी लिए तो नैनो उर्वरक लाया है। तो पहला भी सही हो गया क्योंकि ये मृदा स्वास्थ्य तो किसानों की आय को बढ़ावा देता है, दूसरा भी सही हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नैनो उर्वरक की कीमत रियायती मूल्य वाले नियमित उर्वरकों की तुलना में अधिक होती है, जिससे किसानों का कुल व्यय बढ़ जाता है। बिल्कुल गलत बात है भाई, क्योंकि नैनो उर्वरक की कीमत जो है वो जो जनरली हम जो उर्वरक यूज कर रहे हैं उससे अधिक नहीं होती है ना, उससे कम ही होती है। तो जब उर्वरक की कीमत उससे ज्यादा नहीं है तो उनका खर्च कैसे बढ़ेगा? ऐसा होता तो क्यों लाती ही सरकार, किसान क्यों यूज करेगा अगर महंगा होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। पहला दूसरा दोनों सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है कि 1 और 2 इसका सही आंसर होगा नैनो उर्वरक के संबंध में। अब नैनो उर्वरक संबंधित जो है, जो बॉडी है, जो संस्थान है, उसको कहते हैं इफ्को। ठीक है, इफ्को। अब इफ्को से संबंधित जो है मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं, क्योंकि यही संस्थान जो है नैनो उर्वरक या उर्वरक संबंधित आप लोग देखते होंगे, जो भी उर्वरक आदि खरीदने जाते हैं तो यह कोऑपरेटिव बॉडी है, वहां से ही लेके आते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इफ्को। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई है। तो यह दिमाग में रखने वाली बात है, मतलब तब इसकी स्थापना हुई 1967 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मतलब मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्या है? सोसाइटी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में जो इम्पोर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है, उसको जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया हूं, और उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें देखिए, नैनो उर्वरक है क्या? नैनो उर्वरक अत्यधिक कुशल उर्वरक है जो महीन दानों के माध्यम से फसलों को नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो नैनो उर्वरक इसीलिए खास है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही नैनो स्केल के हैं, नैनो लेवल के हैं, जिससे कि क्या होता है कि मतलब इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा जो उर्वरक है वो पौधों के काम में आता है, वेस्टेज कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, यह इफिशियंट है, दक्ष है। नाइट्रोजन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पौधों के लिए आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। इफ्को जो है पारंपरिक यूरिया को प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, ये इफ्को का फुल फॉर्म है, उसने 2022 में तरल नैनो यूरिया विकसित किया। तो ये एक फैक्ट है जिसको दिमाग में रखना है
कि तरल नैनो यूरिया किसने विकसित किया, तो पहली बात इफ्को ने विकसित किया। कब विकसित किया, 2022 में विकसित किया। ठीक है। और एक फैक्ट यह कि रसायन और उर्वरक संबंधित जो संसदीय स्थायी समिति है 2022-23 ने, मतलब ये जो संसद की स्थायी समितियां होती हैं उसमें से एक है रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति। तो उसने मार्च 2023 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि नैनो उर्वरक के क्या क्या लाभ हैं, और उन्होंने बताया कि इफ्को का नैनो यूरिया देश में पारंपरिक यूरिया के असंतुलित और अत्यधिक उपयोग को संबोधित करने के लिए है, जो कि अधिकांश फसलों में उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों का 82% से अधिक है। तो ये यही कह रहा है जो हमने दूसरे स्टेटमेंट में देखा था क्वेश्चन में कि नैनो उर्वरक जो है उसका मतलब महत्वपूर्ण उपयोग करने के कारण यह है क्योंकि यह पारंपरिक जो यूरिया है उस वो जो 82% यूज होता है उसके स्थान पर इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है। नैनो उर्वरक की लागत न केवल रियायती मूल्य वाले पारंपरिक उर्वरकों से कम होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसका जो मूल्य है वह पारंपरिक उर्वरक से कम होता है, और किसानों की इनपुट लागत भी कम आती है। जब मूल्य ही कम है तो उनकी लागत भी तो कम होगी और साथ ही में उच्च उत्पादकता भी प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये है, हमने यहाँ पे जो करंट में था उसको पढ़ा, साथ ही में स्टैटिक में जैसे इफ्को के बारे में हमने देखा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अनुपचारित विषाक्त अपशिष्टों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है अनुपचारित विषाक्त अपशिष्ट मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बिना ट्रीटमेंट किए ही जो आप वेस्टेज फेंक देते हैं, चाहे उद्योग जो है उनको नदियों में बहा देते हैं, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, क्या सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है यह हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 अपशिष्ट निर्वहन के लिए मानक प्रदान करता है। तो ये एक्ट तो सही है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में ही आया था। ये सन पे भी खेलते हैं पीसीएस और यूपीएससी वाले कि 1900 दे देते, आपसे 1947 दे देते। भाई ये 4 और 7 को चेंज कर देते हैं, 1947 दे देते हैं, गलत है, 1974 में आया था ये तो पता है, लेकिन कभी कभी ये आधा स्टेटमेंट सही देते हैं आधा गलत देते हैं। तो इसमें जो आधा दिया है कि अपशिष्ट निर्वहन के लिए मानक प्रदान करता है, यह गलत है, जबकि इसका सही होगा कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये वाला पोर्शन इसका सही है। ये उल्टा कर दिए, दोनों को अदल बदल दिए। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 जल निकायों को प्रदूषित करने को एक आपराधिक अपराध मानता है। मतलब ये जो जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 है, यह जल निकायों को प्रदूषित करने को एक आपराधिक अपराध मानता है। तो ये पोर्शन होगा पहले स्टेटमेंट में। ठीक है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह भी सही है कि 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था, लेकिन इसका ये स्टेटमेंट तो दूसरे वाले का है। तो इसका स्टेटमेंट कहाँ है, इसका स्टेटमेंट पहले वाले में छाप दिए हैं ये लोग। तो इसका पूरा लाइन होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अपशिष्ट निर्वहन के लिए मानक प्रदान करता है। ठीक है। तो ये एक्सचेंज कर दिए हैं दोनों को, तो इसलिए दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पहला है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पहला दूसरा, मतलब इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो पहला है, तो ये भी हो सकता है। पहला मतलब गलत था तो ये भी हो सकता है। अब पहला दूसरा किसी में नहीं है तो मतलब यही वाला होगा सही। गलत पूछा है ना, सही तो पूछा नहीं है, तो गलत कौन सा है, पहला गलत पता चल गया, दूसरा गलत तो चल गया, तो दो पहला दूसरा इसी में है, तो ये वाला होना चाहिए। मतलब चौथा भी स्टेटमेंट इसमें गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा देखिए, प्रत्येक उद्योग को अपनी इकाई शुरू करने तथा संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी एवं उन्हें प्रत्येक 6 महीने में, यूपीएससी पीसीएस यही खेलते हैं, 6 महीने में इस अनुमति को नवीनीकृत करना होगा। 6 महीने बिल्कुल नहीं होता है भाई साहब, 6 महीने नहीं 3 वर्ष। बताओ 6 महीने में आप जो मतलब जो अनुमति लिए हैं अगर उसको
रिन्यूअल कराने लगेंगे तो फिर वो उद्योग क्या चलाएगा भाई? ऐसा तो है नहीं कि तुम गए आज अनुमति लेने और तुमको कल दे दिया। उसमें बहुत सारे कागजी काम है, यही तो समस्या है भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो उसको आसान बना रही हैं सरकारें। तो 6 महीने में नहीं, हर 3 वर्ष में जो है नवीनीकृत कराना होता है, तो इस कारण यह गलत हो गया। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या था कि जल अधिनियम, जो जल अधिनियम यहाँ पे पढ़े हैं, प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के धारा 16F के अनुसार केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सहित सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपशिष्ट जल उत्पादन, उपचार एवं नियंत्रण पर विस्तृत डेटा से साझा करना होगा। मतलब एक दूसरे से डेटा साझा करेंगे तो सही है। तो इसमें केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दो तीनों ही कथन क्या है, गलत है। ठीक है। इसकी व्याख्या अगर देखें आगे, हाँ, तो यहाँ व्याख्या में देखें तो आपको वो सारे स्टेटमेंट दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, भारत ने वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम को, जिसके अंतर्गत जल निकायों को प्रदूषित करने को एक अपराध मानता है। मतलब अगर जल निकाय को प्रदूषित किया जाता है तो अपराध है। वैसे ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अपशिष्ट निर्वहन के लिए मानक प्रदान करता है। यहाँ पे एक बॉडी की बात की गई है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके बारे में बता रहे हैं कि उसके काम क्या क्या है। तो यह बॉडी जो है वो जल प्रदूषण को रोकने के लिए तंत्र को अद्यतन करने हेतु दिशा निर्देश जारी करती है। और साथ ही में चाहे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, या केंद्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां हो, PCCS, के साथ जल अधिनियम की धारा 16F के तहत अपशिष्ट जल उत्पादन, उपचार, निपटान पर समेकित जानकारी प्रसारित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। ध्यान में रखिएगा, बाध्य है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ये जो केंद्र शासित प्रदेश की प्रदूषण नियंत्रण इकाइयां हैं उनसे स्थापना, अगर उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं या संचालन करना चाहते हैं तो उसके लिए सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो सहमति प्राप्त करनी होगी और सहमति प्रत्येक 3 वर्ष में संशोधित भी करनी होगी, कि ऐसा नहीं कि एक बार प्राप्त कर लिए तो अब जीवन भर चलता रहेगा। हर 3 साल में उसको संशोधित कीजिए कि हाँ, मैं ये उद्योग चला रहा हूँ, इससे प्रदूषण संबंधित जानकारी है, उसको क्या आप कैसे उसको सही कर रहे हैं, कैसे उसको वेस्टेज को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो सब जानकारी देनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्थापना कब हुई और ये जो है किस एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सितंबर 1974 में इस एक्ट के तहत स्थापित किया गया है। यही वाला एक्ट जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है 1974 का, इसी के तहत CPCB को स्थापित किया। ध्यान में रखिएगा, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण के वाले के अधीन है यह, मतलब स्थापित किया गया है। फिर इसको बहुत सारी पावर जो है, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम है, एयर पोल्यूशन एक्ट जो है वो कब का है, 1981 का है। इस वाले एक्ट के तहत भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बहुत सारे पावर्स और जो फंक्शंस है इसके अधीन भी वो करता है। मतलब CPCB जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों एक्ट के तहत बहुत सारे फंक्शन और कार्य करता है, लेकिन स्थापना जो की गई है वो जल प्रदूषण वाले के ही तहत की गई है, ध्यान रखना है। ठीक है। किस मंत्रालय के तहत आता है यह भी पूछा जाता है। तो इसका जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है दिमाग में। दूसरा कि ये अब जैसे जल प्रदूषण एक्ट के तहत काम करता है, एयर पोल्यूशन एक्ट के तहत काम करता है, तो क्या करेगा यह, जल प्रदूषण का क्या करेगा, वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करेगा और एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करेगा। तो यही ये सब काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें पूछा गया है कि आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट। एक रिपोर्ट है ग्रिड, आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे इस श्रृंखला में, या इससे संबंधित 2 वीडियो में डाल चुका हूं, योजना और कुरुक्षेत्र के मैगजीन पर आधारित। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सुने हुए नहीं है। यही क्वेश्चन UPSC देती है, जो इसमें एग्जाम में देख के लगता है अरे भाई ये कहाँ से आ गया।
ये तो देखा ही नहीं था किसी मैगजीन में, क्योंकि ये सब अच्छी मैगजीन है। जैसे योजना कुरुक्षेत्र तो गवर्नमेंट की मैगजीन है, तो उसी से क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ऑफिशियल जो मैगजीन्स है। तो इसलिए ये श्रृंखला आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये सब क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। तो आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट जो है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2023 के संबंध में विचार करना है कि क्या, और इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको गलत पता करना है, ठीक है। तो इसे अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन IOM द्वारा जारी किया गया है। तो यहीं पे यह गलत हो जाता है, क्योंकि इसको IOM द्वारा जारी नहीं किया गया है, जबकि IDMC द्वारा जारी किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र, ठीक है ना, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। ये तो ये संस्था जो है ग्रिड रिपोर्ट जारी की है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, डायरेक्ट यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट ग्रिड किसने जारी किया गया है, किसने जारी किया है, तो ये संस्था दे देंगे, साथ ही में ये वाली संस्था देंगे। तो ज्यादातर यही सुनते रहते हो तो लगता है कि यही वाली जारी की होगी भाई, लेकिन ऐसा नहीं है, खेला यहीं पे हो जाता है। IDMC ने जारी किया है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया पहला। दूसरा देखिए, वर्ष 2022 में विश्व में सबसे अधिक आपदा संबंधी विस्थापन भारत में हुए, जिनकी संख्या लाखों तक पहुंच गई। अब जनरली आप थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तो गलत ही कर देंगे, क्योंकि लगेगा कि भारत में तो जनसंख्या खूब ज्यादा है, तो हो सकता है सबसे ज्यादा ही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मामले में पाकिस्तान नंबर 1 पर है ना, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस नंबर पर पहले स्थान पर है। तो यह भी गलत हो गया। तो दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे गलत हो जाते हैं, और इसीलिए कौन से सही नहीं है, तो दोनों ही कथन सही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये जो संस्था है, इसके बारे में फैक्ट आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट, क्योंकि जो भी इसमें आया क्वेश्चन में, जो भी आपको नहीं पता है उसको आपको पता करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र जो है, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं। पहली बात तो ध्यान में रखिए कि यह एक NGO है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र क्या है, एक NGO है। NGO है तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1998 में। 1998 में स्थापना हुई। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा में है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है कि यह एक NGO है। स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि UN की बॉडी है, नहीं, बिल्कुल नहीं, UN की बॉडी नहीं है, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या, नहीं, इसके बारे में भी जान लेंगे। तो इसके बारे में जान लीजिए। अब यहाँ पे जानिए कि ये UN की बॉडी है, UN से रिलेटेड है। ये इसकी स्थापना कब हुई, जब UN से रिलेटेड है तो इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1951 में हुई। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसकी स्थापना, मतलब इसका हेडक्वार्टर। तो IOM के बारे में पता चल गया और IDMC के बारे में पता, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि IOM में भारत भी शामिल है, या ऐसा भी पूछते हैं कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, तो भारत इसका सदस्य है IOM का, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन का। अब इसकी व्याख्या देखिए, देखते हैं आगे क्या है दिया है काम का क्या। देखिए, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र जो है IDMC जो है, आंतरिक विस्थापन पर डेटा विश्लेषण का अग्रणी स्रोत है, क्योंकि यह NGO है। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1998 में हुई है। यह नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद का हिस्सा है। अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह पूछा जा सकता है, ध्यान में रख सकते हैं। जिसने 2018 में आपदा और विस्थापन प्रवाह सूखे को छोड़कर पर डेटा निगरानी शुरू की। मतलब 2018 से इस तरह का डेटा एकत्रित कर रहे हैं कि आपदा के कारण कितना जो है इंटरनली डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको 2018 में शुरू किया है। ऐसा नहीं कि आपको ये भी दे सकते हैं यहाँ कंफ्यूज करने के लिए कि इसकी स्थापना 2018 में हुई, ऐसा करते हैं यूपीएससी वाले, लेकिन ऐसा नहीं है, 1998 में ही हुई है। तो ग्रिड 2023 IDMC द्वारा जारी किया गया, ये बता चुके हैं आप। ये आंकड़ा दिया है इस रिपोर्ट के अनुसार कि जो विस्थापन है 2022 में वो 32.6 मिलियन हो गया, मतलब 326 लाख लोग जो हैं आपदा के कारण विस्थापित हुए हैं। और यह 2021 की तुलना में 40% अधिक था। यहाँ देखिए दिया हुआ है ना, 40% अधिक था।
पाकिस्तान ने 2000 वर्ष में विश्व में सबसे अधिक आपदा विस्थापन दर्ज किया है। 81 लाख लोग जो हैं आपदा के कारण विस्थापित हुए हैं, जबकि भारत में केवल 25 लाख। तो भारत में 25 लाख और पाकिस्तान के कितने, 81 लाख। ठीक है, तो इससे पता चल गया ना कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा विस्थापन हुआ है, भारत में नहीं हुआ है, गलत हो गया है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फिर से रिपोर्ट पे क्वेश्चन है एक, स्पेशल रिपोर्ट 301। अब ये कौन सा स्पेशल फोर्स का रिपोर्ट है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी। नहीं सुने रहते तो अजीबो गरीब लगता है कि ये क्या आ गया, और लेकिन यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो जानना चाहिए। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसका डायरेक्ट मैं आपको सही आंसर बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वह तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार प्रतिनिधि, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, यह क्या करता है, स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी करता है। कि नाम थोड़ा अतरंगी सा है ना, तो ऐसे नामों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस बॉडी के बारे में थोड़ा जानिए, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी मतलब यूएन या ऐसी संस्थाओं का नहीं है, यह यूएस फेडरल गवर्नमेंट का एक संस्थान है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि अमेरिकन जो ट्रेड पॉलिसी है, अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी पे जो क्या करता है कि उसको सही से वो काम करता रहे, या पॉलिसी उसके मार्ग में कोई बाधा ना आए। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई है 1962 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है ना, वाशिंगटन डीसी में हेड क्वार्टर है। तो इतने फैक्ट इसके बारे में याद रखना है। ये जरूर याद रखिएगा कि यूएन से संबंधित नहीं है, अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट की क्या है, यह संस्था है। अब डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा जानकारी आपको पता होनी चाहिए, मेन जानकारी, कब स्थापना हुई। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना से रिलेटेड एक फैक्ट जो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले डब्ल्यूटीओ के पहले जो संस्था थी जो ऐसा ही काम करती थी कुछ, वह थी गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसकी स्थापना गैट की स्थापना 1948 में हुई थी। अब गैट की स्थापना जो 1948 में हुई, तो इसके बाद बहुत सारे जो है मतलब मीटिंग्स होती थी। उसी में से एक मीटिंग में एग्रीमेंट हुआ, मराकेश एग्रीमेंट। मराकेश एग्रीमेंट, मराकेश एग्रीमेंट के द्वारा इस गैट को रिप्लेस कर दिया गया, किससे? डब्ल्यूटीओ से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। और यह कब हुआ? 1 जनवरी 1995 में हुआ। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में हुई, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। तो ये कहानी आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, दूसरा जो इसमें संस्था दी हुई है, आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में जानिए। आईएमएफ की स्थापना कब हुई? सबसे पहले तो ये जानिए किसकी स्थापना हुई? 27 दिसंबर 1945। ये सब पूछा जाता है, ये नहीं कि मैं ऐसे ही मजा लेने के लिए बता रहा हूं आपको। पूछा जाता है कि भाई डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस सन में हुई, तो दे देगा जब आपको 94, 95, 96, 97, 1900, तब समझ में आएगा। अरे याद होता तो कर लेते। सन भी, दिन भी दे देते हैं, कौन से दिन में हुआ था, कौन से एग्रीमेंट के तहत हुआ था, ये दे देंगे, तब आपको समझ में आएगा अरे ये तो क्वेश्चन में आया था, पढ़ाए थे, है ना। तो ये ध्यान में रखिए, सब मजाक नहीं चल रहा है। तो ये आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। हेड क्वार्टर पे भी क्वेश्चन यूपीएससी बना देती है कभी कभी, इसका हेड क्वार्टर यहाँ है, यहाँ है, तो ध्यान में रखना है। अगला जो बॉडी है, अंकटाड, जो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। हालांकि इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आईएमएफ है, इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत हुई थी। इसीलिए जो आईएमएफ है और जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। यह भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। अंकटाड के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में हुई, 30 दिसंबर 1964 में हुई। और इसका जो सेक्रेटरिएट है वो कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में सेक्रेटरिएट है।
तो ये मैं सारी बॉडी के बारे में मेन फैक्ट आपको बता दिया हूं, जो कि यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए इस रिपोर्ट के बारे में कुछ खास जानकारी है, तो यही जानकारी है कि ये यूएसटीआर प्रतिवर्ष जारी करता है। और देखिए इस रिपोर्ट में बौद्धिक संपदा अधिकारों की जो मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, आईपीआर जिसको कहते हैं, उनकी पर्याप्त सुरक्षा, सेफ्टी और इन्फोर्समेंट की कमी के कारण भारत को इसकी सूची में, निगरानी में, प्राथमिकता वाली निगरानी में रख दिया गया, क्योंकि भारत में जो बौद्धिक अधिकार है उनके सेफ्टी के मामले में और प्रवर्तन, जो इन्फोर्समेंट है, जो नियमों कानून का, उनका आईपीआर संबंधित अच्छा नहीं है। तो उसके कारण इस संस्थान ने भारत को प्राथमिकता निगरानी की सूची में रख दिया है। यही फैक्ट इसके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्कता विसंगति आउटलुक, ये एक आउटलुक है। हेरिडिटी एनोमोली आउटलुक के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करना है और सही कथन का हमको चुनाव करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसे आउटलुक सुन के ये नहीं सोच लेना कि अरे भाई ऐसा तो भारत वाले जारी नहीं कर, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसे आउटलुक भी भारत जारी करता है, तो इसमें डाउटफुल नहीं होना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ही ये आउटलुक जारी किया गया है, शुष्कता विसंगति आउटलुक। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा, इस सूचकांक के अनुसार वर्तमान में भारत के आधे से अधिक जिले शुष्कता की स्थिति से गुजर रहे हैं। आधे से अधिक तो सही है। शुष्कता सूचकांक की गणना साप्ताहिक रूप से अथवा 2 सप्ताह की अवधि पर की जाती है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा कि सभी तीन जो कथन है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात की गई है, तो इसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो आईएमडी के बारे में मैं कुछ आपको बता रहा हूं फैक्ट, उसको ध्यान दिमाग में रखिए। पहली बात, इसकी स्थापना कब हुई। सबसे पहले कोई भी बॉडी है उसकी स्थापना कब हुई, किसी एक्ट के तहत हुई, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, कहाँ हेडक्वार्टर, इतनी चीजें तो कम से कम याद रहे फैक्ट वाली। तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 15 जनवरी 1875 में हुई है। तो ध्यान में रखना है कि यह अंग्रेजों के समय की बॉडी है, अंग्रेजों में के समय में इस विभाग की स्थापना कर दी गई थी। इसमें आपको 1975 करके जरूर देंगे अगर यूपीएससी वाले देंगे तो। अब जो इसका मंत्रालय है वह है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। एक बात खास है जो ध्यान में रखना है कि जैसे आपको आ गया कि सूखे के बारे में तो पता चल गया, सूखे के बारे में, वर्षा के बारे में तो ये बताएगा ही, लेकिन भूकंप के बारे में भी यह बॉडी जो है जानकारियां जो है प्रदान करती है। तो ये थोड़ा अलग सा फैक्ट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। भूकंप के बारे में जानकारी रखती है यह बॉडी, देती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसने एक समर करके चलाया है, उसका फुल फॉर्म जान लीजिए, सिस्टम ऑफ एरोसॉल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। तो समर कभी आया, किससे संबंधित है, तो आईएमडी से संबंधित है। और इसको शुरू कब किया गया है, शुरू किया गया है जनवरी 2016 में। तो आईएमडी से संबंधित ये जानकारी थी। आगे चलते हैं, अब इसमें कुछ हाईलाइटेड है, देख लेते हैं। तो ये जो आउटलुक है वह कृषि सूखे की निगरानी करता है, एग्रीकल्चर संबंधित जो सूखा है उसकी बात करता है, और आईएमडी ने तैयार किया है इसको। और 11 से 17 मई में यह सूचकांक के अनुसार, मतलब मई में भारत भर के 691 जो जिले हैं उसमें 78% जिलों को शुष्क परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मई में तो वैसे भी गर्मी पड़ती है, लेकिन इस समय में 78% जो जिले हैं वो शुष्कता की परिस्थिति में है, मतलब है। और यह जो गणना बताई गई है कि 2 सप्ताह की अवधि पर या 1 सप्ताह पर इसकी गणना की जाती है आईएमडी द्वारा। तो सही है। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन तो फेवरेट है यूपीएससी के, पूछा भी है, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर पर यूपी टीसीएस भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है, क्योंकि
पूछता ही है, पहले भी पूछता था, आज भी पूछ रहा है, क्योंकि इस बार देखिए यूक्रेन और रसिया का वार जो है बहुत समय से चल रहा है। उसके कारण ये वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काला सागर और कैस्पियन सागर तो पता ही होना चाहिए। तो काला सागर की सीमा किससे किससे लगती है याद होना चाहिए, कंफ्यूजन तो 1% की है ही नहीं इसमें। तो आप किसी भी तरह याद कर सकते हैं। जैसे ये काला सागर मान लीजिए है, तो या तो क्लॉक वाइज देशों के याद कर लीजिए या तो एंटी क्लॉक वाइज। तो जैसे मैंने याद रखा है कि सबसे पहले रसिया है, फिर जॉर्जिया है, फिर कौन सा है, तुर्की है, फिर है रोमानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन। ठीक है, तो ये जो 6 देश हैं उनकी सीमा किससे लगती है, काला सागर से लगती है, ब्लैक सी से लगती है। तो रसिया, जॉर्जिया, तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन। तो आप किसी भी तरह याद रख लिए। तो पूछा है किन किन देशों से लगती हैं, तो इटली तो है ही नहीं, तो ये गलत ही हो गया। तुर्की है, रोमानिया है, लेकिन पोलैंड नहीं है, ये गलत। तुर्की है, रूस है, बुल्गारिया, तो ये तीनों है, सही है। यहाँ मोल्डोवा तो है ही नहीं। तो तीसरा इसमें सही है कि काला सागर की सीमा 6 से लगती है, लेकिन इन्होंने 3 से दिया है। ये भी पूछ सकते हैं किससे नहीं लगती है, तो मान लीजिए ये 6 देते, एक और 7वां दे देते, चाहे मोल्डोवा दे देते, कोई भी दे देते, तो आपको लगाना पड़ता ना कि ये वाला नहीं है। तो काला सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया है। तो ये दिया है ना, जैसे अभी ये क्रम से नहीं दिया है, तो जैसे मैंने बताया कि पहले रूस है, मतलब अगर आप क्लॉक वाइज याद रखते हैं तो रूस है, फिर जॉर्जिया है, तुर्की, फिर है बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, ध्यान में रहेगा, एक क्रम में रहेगा। तो इसको एक्सिन सागर के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सिन सागर ये ध्यान में रख लीजिए कि काला सागर को एक्सिन सागर भी जानते हैं, इनफैक्ट नया है, ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पर्वत मालाएं हैं जो इसके उत्तर दक्षिण में है, तो वो दिया है। इसके उत्तर में, काला सागर के उत्तर में कौन सा पर्वत है, क्रीमियन पर्वत है। दक्षिण में पोंटिक पोंटिक पर्वत, और पूर्व में काकेशस पर्वत। तो जो कहानी वाले होते हैं कि यूपीएससी कहानी बनाती है, यह एक यह एक सागर है जिसके उत्तर में क्रीमियन पर्वत है, दक्षिण में पोंटिक है, इसे एक्सिन सागर के नाम से भी जानते हैं। ऐसी कहानी जो बनाती है ना, फिर 4 दे देगी सागरों के नाम, तो उसके लिए पता होना चाहिए ना। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रेट्स के बारे में है जिसको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। उससे पहले यह जानिए कि इसका जो जल है, इसका जल, काला सागर का जल एनॉक्सिक है। एनॉक्सिक मतलब ऑक्सीजन की कमी है इसके पानी में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इसके स्ट्रेट्स बताता हूँ, मतलब जो जल संधियां होती हैं। तो एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, डार्डानेल्स। डार्डानेल्स, या आप जो भी कहें, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं बहुत अच्छा ना कर पा रहा हूँ। तो ये जो डार्डानेल्स जल संधि है, तो यहाँ पे कुछ सागर हैं, आप देखिए, ये ब्लैक सी है, ये हो गया रसिया, ये हो गया जॉर्जिया, ये हो गया तुर्की, ये हो गया बुल्गारिया, ये हो गया रोमानिया, है ना, और ये हो गया यूक्रेन। माल्डोवा को यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये लैंड लॉक्ड है, इसकी सीमा नहीं लग रही है, माल्डोवा लैंड लॉक्ड है। और ये तुर्की का ही भाग है, ये वाला यहाँ पे, ये है ग्रीस। तो ग्रीस भी किसी भी सीमा नहीं लगती है, और ना तो माल्डोवा की, इन्हीं की सीमा लगती है। अब इसमें कुछ सागर हैं, जैसे अगर आपसे उत्तर से दक्षिण लगाने को दे दें, तो सबसे उत्तर में आएगा सी ऑफ एजोव, फिर आएगा ब्लैक सी, फिर आएगा सी ऑफ मरमरा, फिर एजियन सी, फिर आएगा मेडिटेरियन सी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले कौन सा आएगा, एजोब सागर आएगा, फिर ब्लैक सागर आएगा, काला सागर, फिर मरमरा सागर, फिर एजियन सी, और फिर आएगा मेडिटेरियन सी। यह उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो ऐसा पूछते रहते हैं ये लोग, तो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ जल संधियां हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑफ जल संधि मतलब दो जल के क्षेत्रों को जोड़ने वाला सकरा मार्ग होता है। यहाँ एक मतलब जल का क्षेत्र है सी ऑफ एजोब सागर और ब्लैक सी। इसके बीच में यहाँ पे एक मार्ग, मतलब जल की जो पतली सी स्ट्रिप है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केर्च। केर्च जल संधि, क्या कहते हैं, केर्च जल संधि, काला सागर और एजोब सागर को जोड़ता है केर्च। एक, फिर यहाँ पे ब्लैक सी है और यहाँ पे मरमरा दिख रहा है ना, तो यहाँ भी एक जल संधि है,
जल संधि कौन सी है मरमरा और काला सागर के बीच? तो वह है बोस्पोरस, बोस्पोरस जल संधि। ठीक है। फिर यहाँ सी आप मरमरा से एजियन सी या भूमध्य सागर, क्योंकि ये एजियन सी भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है, उसको नाम अलग दे दिया गया है। तो इन दोनों के बीच मरमरा और एजियन सी या एजियन सी की जगह पर भूमध्य सागर भी दिया हो, इनके बीच में कौन सी स्ट्रेट है? तो इनके बीच में जो स्ट्रेट है उसको कहते हैं डार्डानेल्स, डार्डानेल्स। ठीक है। या इसका एक और नाम है स्ट्रेट ऑफ गैलीपोली, स्ट्रेट ऑफ गैलीपोली इस नाम से भी दे सकते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि सागर उत्तर से दक्षिण, तो एजोब सागर हो गया, ब्लैक सी हो गया, मरमरा हो गया, फिर एजियन हो गया, फिर मेडिटेरियन हो गया। अब अगर आपसे पूछ ले किसके रूप में जल संधि उत्तर से दक्षिण पूछ ले, तो सबसे पहले किर्च जल संधि आएगी, फिर उसके बाद बोस्पोरस आएगी, फिर उसके बाद आएगी डार्डानेल्स। ठीक है। तो ये तीन जल संधियां काला सागर से हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों को विचार कीजिए, चक्रवात और उनसे संबंधित स्थान। इस तरह का क्वेश्चन आया है अभी यूपीपीसीएस का जो हुआ था क्वेश्चन, एपीएस का, एपीएस में इस तरह का क्वेश्चन आया था, यही विपर्जॉय वाला आया था, विपर्जॉय भी आया था इसमें। इसमें पूछा है कि चक्रवात और किन किन क्षेत्रों में वो चक्रवात क्या है आए हैं। तो देख लेते हैं। मोचा चक्रवात, और उसमें सुमेलित कौन सा है, कौन उनके सामने सही लिखा हुआ है तो उसको बताना है। तो मोचा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया, बिल्कुल सही है। फानी अरब सागर, नहीं गलत है, फानी अरब सागर में नहीं आया, यह भी बंगाल की खाड़ी में आया था, तो फानी वाला गलत हो गया। दूसरा विपर्जॉय, विपर्जॉय जो आया था वो अरब सागर में आया था, क्योंकि काठियावाड़ प्रायद्वीप अरब सागर में ही पड़ता है, तो इसलिए अब विपर्जॉय वाला सही हो गया। आसानी बंगाल की खाड़ी में आया था, तो हाँ आया था। तो पहला, तीसरा और चौथा इसमें क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसमें मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है, मतलब तीन युग्म क्या है, सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, तीन युग्म सुमेलित है। फानी वाला गलत है क्योंकि अभी बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान में रखिएगा, मोचा, फानी और आसानी। मोचा, फानी, आसानी कहाँ आया, बंगाल की खाड़ी में आया, जबकि विपर्जॉय कहाँ आया, अरब सागर, अरब सागर में आया था। ये वही दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्यक्ष बीजारोपण वाले चावल की खेती में निम्नलिखित में कौन सा सामान्य अभ्यास नहीं है। तो पहले तो प्रत्यक्ष बीजारोपण आपको पता होना चाहिए क्या। प्रत्यक्ष बीजारोपण मतलब जो धान की खेती होती है, जनरली गांव में आप देखते होंगे, खूब सारा पानी भर देंगे खेत में, उसको उसकी जुताई कर देंगे, और फिर एक जगह पे बहुत मतलब धान को लगा देते हैं, और फिर उसको वहां से उखाड़ के खेतों में रोपाई करते हैं। तो ये तो है रोपाई वाली खेती, जिसमें रोपाई की जाती है। लेकिन प्रत्यक्ष बीजारोपण में क्या करते हैं कि जो धान है उसको थोड़ा अंकुरित कर लेते हैं। अंकुरित मतलब किसी भी तरह से उसको अंकुरित कर लेंगे, उसको लगाएंगे नहीं जमीन में, उसको बस अंकुरित हो जाने, जैसे आप चने को अंकुरित करके खाते हैं वैसे ही धान को अंकुरित कर लेंगे, और बस खेत में ले जाके डायरेक्ट ही उसको छींट देंगे मशीन के द्वारा, या कैसे भी करके बो देंगे। तो यह है प्रत्यक्ष बीजारोपण। तो प्रत्यक्ष बीजारोपण संबंधित बोल रहा है कि कौन सा काम नहीं है। तो भूमि की तैयारी और पोखरीकरण तो प्रत्यक्ष बीजारोपण में भी होता है। पूर्व अंकुरित चावल के बीज बोए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नर्सरी बेड से पौधरोपण नहीं। नर्सरी बेड कहने का मतलब कि जैसे धान की जो रोपाई वाली खेती हो, तो उसमें पहले धान को एक खेत में बो देते हैं, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है फिर यहाँ से उखाड़ के अन्य जगहों में ले जाके उसको क्या कर देते हैं, रोपाई कर देते हैं। इसको नर्सरी कहते हैं, जहाँ पे पहले लगाया गया था। तो ऐसा इस डायरेक्ट बीजारोपण वाले में नहीं होता है। तो तीसरा इसमें अभ्यास नहीं है, तीसरा नहीं होता। बाकी खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। इसका एक और नाम है ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक, इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कृषि संबंधित क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में 9 से 10 क्वेश्चन
या यूपीएससी में भी कभी कभी एक सेक्शन पे ही 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नई नई जानकारियां इससे संबंधित ये लोग पूछते हैं, तो ध्यान में रखना है इसको। इसके प्रॉफिट पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, जैसे जब नई सिंचाई की तकनीक जो स्प्रिंकल है और ये जो ड्रिप है इसके बारे में पूछ लेते हैं, या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है उसके बारे में पूछते रहते हैं, जीरो टिलेज खेती क्या है उसके बारे में पूछते हैं। तो इस तरह से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जो बीजारोपण की जो विधि है, धान बीजारोपण की, इसका फायदा है कि यह जल बचत विधि है। इसमें क्या कहते हैं कि डायरेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से खेतों में जो है बीज को, अंकुरित बीजों को बो दिया जाता है। अब इसमें पहले तो जल भराव की स्थिति करनी ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो रोपाई वाली विधि है उसमें खूब सारा खेत में पानी भरना होता है, तब उसमें जो है रोपाई करते हैं, तो ऐसा करना ही नहीं पड़ता, तो इसलिए जल की बचत होती है। अब ये जो प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि है इसके लाभ क्या है उसको देख लेते हैं। तो फसलों की बुआई और परिपक्वता में तेजी। अब जब आप 15 से 20 दिन, 1 महीने के लगभग अगर आप कहीं पे और पहले धान को बो रहे हैं, फिर वहां से उखाड़ के दूसरे खेत में ले जा रहे हैं, तो उसमें समय तो लगता है और इसमें लेट भी होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल देरी नहीं होगी और जल्दी से फसल तैयार हो जाएगी। अब इसमें जल प्रबंधन और सिंचाई पर 15 लगभग 12 से 35% की बचत होती है ना। जो जल है उसका मतलब ज्यादा ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इसमें परिश्रम की भी कमी होती है, कम, क्योंकि पहले आप उखड़वाएंगे, बहुत सारे लेबर का प्रयोग करेंगे, 10-15 वहां से उखाड़े फिर दूसरे जगह ले जाएं। इसमें तो 2-3 लोग को, अगर मशीन है तो 2-3 लोग के द्वारा ही लगाया जा सकता है। खेती की लागत और आय अधिक हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कम मिट्टी की गड़बड़ी होगी, बिल्कुल सही बात है। और अगर मशीनीकरण का प्रयोग कर लिया जाए, मशीनीकरण और युवाओं और महिला किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। ठीक है, यह भी सही है इसमें। अब ये तो प्रत्यक्ष बीजारोपण विधि। एक जो प्रत्यारोपण विधि जो ज्यादा प्रचलित है गांव में, उसके भी कुछ फायदे और कमियां होंगी ना, तो उसको ध्यान में देख लेते हैं कि इस विधि से उपजाऊ एवं अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। मतलब ये जो प्रत्यारोपण वाली विधि है वह उन्हीं क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है जहां खूब सारा जल की उपलब्धता हो और सिंचाई हो, और वह जमीन जो है खूब उपजाऊ हो। जहां पे पानी ही नहीं है वहां के लिए नहीं उपयुक्त है, नहीं तो वहां का वाटर लेवल कम हो जाएगा। जो समस्या हम देख रहे हैं पंजाब हरियाणा साइड में, वाटर लेवल कम होता जा रहा है, क्योंकि वो जबरदस्ती वहां पे ऐसी फसल बो रहे हैं जहां पानी ज्यादा चाहिए। जहां पानी कम है वहां जबरदस्ती वैसी फसल बोगे तो वाटर लेवल कम होगा ही, क्योंकि तुम मशीन से तो पानी जमीन का निकाले ले रहे हो। ठीक है। और इस फसल का क्या लाभ है, ये जो प्रत्यारोपण वाली विधि है उसमें उच्च उपज होती है, बिल्कुल उच्च गुणवत्ता होती है। ठीक है, बेहतर खरपतवार नियंत्रण और कीट प्रबंधन होता है। लेकिन इसका नुकसान यही है कि इसमें लागत ज्यादा है और श्रम ज्यादा है और उच्च पानी की आवश्यकता है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और एक सेकंड, ये पहले 8वां क्वेश्चन था ना, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बनाए गए। तो पूर्ण राज्य तो बनाया गया है 3 राज्यों को 21 जनवरी 1972 को, लेकिन उसमें मणिपुर है, मिजोरम नहीं है। मिजोरम की जगह पर क्या है, मेघालय। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बनाया गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, अनुच्छेद 371C मणिपुर में विशेष प्रावधानों के साथ राष्ट्रपति को विधानसभा में निर्वाचित पहाड़ी क्षेत्रों के सदस्यों की एक समिति बनाने के लिए अधिकृत करता है। तो यह सही है, मतलब कि ये जो अनुच्छेद है 371C के तहत मणिपुर में जो भी विशेष प्रावधान है उसके तहत राष्ट्रपति जो है वो विधानसभा में
निर्वाचित जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उनके लिए एक समिति बनाने को राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह समिति बना सकता है। तो दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला गलत है ये वाले में और दूसरा सही है। तो इसमें चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसमें वही लिखा हुआ है कि 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 19वें, 20वें और 21वें राज्य बने। और ये वही है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि मणिपुर में वह विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों के जो भी निर्वाचित लोग हैं उनके लिए एक समिति बना दे। अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्राकृतिक पूछ रहा है, कृत्रिम नहीं। ध्यान रखिए, कृत्रिम मतलब कहीं और से लाके आप अपने यहाँ रख लीजिए तो कृत्रिम हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक जो नेचुरली पाए जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो मालाबार सीवेट है पाया जाता है, पिग्मी हॉक पाया जाता है, नीलगिरी ताहर पाया जाता है, लेकिन चीता जो है वो प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है, भारत से विलुप्त हो चुका है। तो मालाबार सीवेट, पिग्मी हॉक और नीलगिरी ताहर ये तीनों प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये तीनों किसमें है, पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा यहाँ दिख रहा है, इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। व्याख्या में देखिए तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है ये जो फैक्ट हैं जो भी दिए हैं। तो मालाबार सीवेट के बारे में दिया है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति है इसकी। और भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसमें पहली अनुसूची में है, साइट्स के परसिस्टी 2 में है। ये भी पूछे जाते हैं, पहले UPSC पूछती थी ऐसे, अब नहीं पूछती है, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए हमको जो चर्चा में है उनके बारे में, नहीं कि अब सबको रटते फिर रहे हैं कौन क्रिटिकली इंडेंजर है, कौन वल्नरेबल है। अब इसके बारे में जानिए कि यह रात्रिचर है, मतलब ये निशाचर है, रात्रिचर है। कौन प्रजाति, सीवेट, मालाबार सीवेट। और इससे मतलब इसकी जो गंध ग्रंथि है, गंध ग्रंथि जो है उससे सीवेटोन को निकाला जाता है और इस सीवेटोन का प्रयोग दवा और सुगंधित पदार्थों में उपयोग में किया जाता है। और भारत के पश्चिमी घाट के लिए क्या है, इंडेमिक है यह प्रजाति मालाबार सीवेट। दूसरा है पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग क्या है, एक इंडेंजर्ड है प्रजाति और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में है, पर साइट्स की परसिस्टी 1 में है। यह पिग्मी हॉग जो है मुख्य रूप से असम में इसकी आबादी पाई जाती है। ठीक है ना, यह मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है पिग्मी हॉग, तो असम में पाया जाता है। और जो है नीलगिरी ताहर, इसकी स्थिति क्या है, इंडेंजर्ड है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थिति अनुसूची 1 में है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में है। और नीलगिरी पहाड़ियों और पश्चिमी घाट के, नीलगिरी पहाड़ी और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग के लिए इंडेमिक है। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है यह नीलगिरी ताहर, और इसको एक और नाम है सेडल बैग भी कहते हैं, सेडल बैग नाम से भी। चीता के बारे में, तो चीता सबसे तेज स्थलीय जानवर है लेकिन भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिज टाउन पहल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ब्रिज टाउन या मतलब कोई भी शब्द जो चर्चा में रहता है कि यह शब्द किस लिए चर्चा में है या इसका क्या मतलब है। तो इसका जो सही आंसर है, आप सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूं जिससे कोई डाउट न रहे, कोई कंफ्यूजन न रहे, डायरेक्ट आपके दिमाग में छप जाए उत्तर। इसका जो पहला स्टेटमेंट है यही सही है। बारबाडोस द्वारा वैश्विक वित्त में वृद्धि और सुधार का एक प्रस्ताव विशेष रूप से कैसे अमीर देश गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा अनुकूलन में मदद करते हैं। तो ये जो ब्रिज टाउन पहल है वह इससे संबंधित है कि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो आर्थिक मदद करें उसके लिए ये जो है ब्रिज टाउन पहल है। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है देखते हैं। अब ये जो आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस होती रहती है COP27, COP28, COP29, तो इसमें से जो COP27 हुई थी वह कब हुई थी, COP27 2022 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, वह हुई थी शर्म अल शेख में। और इसमें जो है बारबाडियन जो प्रधानमंत्री मिया मोटले ने ब्रिज टाउन पहल जो है ब्रिज टाउन पहल को
आगे बढ़ाया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विकासशील जो देश हैं उनको ऋण के संकट में फंसने से रोकना है। जैसे कि चीन आदि अपना चीन जो है डेट ट्रैप की अपनी पॉलिसी को अपनाता है ना, कि दूसरे देशों को लोन देता है, फिर उनसे लोन वसूली के लिए या तो बंदरगाह लीज पे ले लेगा या बहुत सारी फैक्ट्री वैक्ट्री में अपना काम मतलब अपना स्टेक बढ़ा लेगा। तो उसके खिलाफ जो है ये कि गरीब देशों को फंसाया ना जा सके ऋण के संकट में। तो अब COP27 जो हुआ था 2022 में, कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख में हुआ था, मिस्र में। तो आपको और भी कॉप पता होने चाहिए, जैसे COP28। तो COP28 कब हुआ? 2023 में हुआ। और कहाँ हुआ है? हाल ही में हुआ है, मतलब दिसंबर में, दुबई यूएई में। दुबई यूएई में हुआ है। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि 2024 में ही होगा, तो वह होगा COP29। और COP29 2024 का कहाँ होगा? बाकू में होगा। और बाकू कहाँ की कैपिटल है? अजरबैजान की कैपिटल है। वहां पे यह होगा COP29। तो ये ध्यान में रखिएगा, COP29 महत्वपूर्ण फैक्ट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा COP29 कहाँ होगा? बाकू में होगा। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, वन निवासी अनुसूचित जनजाति फॉरेस्ट ड्वेलर्स शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में अर्हता प्राप्त करने और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत अधिकारों की मान्यता के लिए पात्र होने हेतु पात्रता मानदंड है। मतलब इसमें पूछा है, आपने एक एक्ट सुना होगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आया, उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, पीसीएस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि दो तरह के वन निवासी होते हैं। एक परंपरागत वन निवासी होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है अन्य परंपरागत वन निवासी। ठीक है, और एक दिया है वन निवासी अनुसूचित जनजाति। तो दो तरह के निवासी होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, एक परंपरागत वन निवासी और एक होते हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले वन निवासी होते हैं। तो दोनों के लिए सम्मिलित मतलब अगर वनों के तहत अधिकार उनको चाहिए, उनको देना है, तो उसके लिए कौन से मानदंड हैं, अगर उनको फुलफिल करते हैं तो उनको वो अधिकार वनों के मिलेंगे। तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए उसको देखते हैं हम लोग। पहला दिया हुआ है कि 13 दिसंबर 2005 से पहले 3 पीढ़ियों तक मुख्य रूप से वन या वन भूमि में निवास किया हो। मतलब 3 पीढ़ी जो 75 वर्ष तक हैं उन क्षेत्रों में रहे हो जहां वो वन अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं। दूसरा, उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति होना चाहिए या अधिकार, जहां अधिकार का दावा, मतलब जिस क्षेत्र में, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, मतलब 3 पीढ़ी उस वन भूमि में रही हो जहां वो अधिकार का दावा कर रहे हैं। दूसरा, जहां वो अधिकार का दावा कर रहे हैं वन क्षेत्र में, वहां वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा उनको हो। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, लेकिन और किसी राज्य में वह जनजाति अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं मान्यता प्राप्त है, तो अगर दूसरे क्षेत्र में जाके वहां पे अधिकार का दावा कर रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। दूसरा, वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हो, है ना, तो दूसरा सही है। और ये तीसरा भी सही है कि वन पर उनकी निर्भरता होनी चाहिए। तो ये जो मानदंड दिए हैं इसमें तीनों ही सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। 1, 2, 3 तीनों ही कथन क्या है? सही है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आपको बता दिया कब का है। सन पूछ लेते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कब का है, तो 2006 ध्यान में रखना है। देखिए यूपीएससी जब पूछेगा ना तो आपसे यहाँ पे खेल कर सकता है कि यहाँ पे 2005 की जगह वो 2006 दे दे या 2015 दे दे, तो ये ध्यान में रखना है 2005। और यहाँ 75 की जगह मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, 25 साल दे सकता है या 100 साल दे सकता है या 57। ये खासकर ऐसा भी करते हैं, 75 का उल्टा कर देते हैं 57, तो ध्यान में रखना है। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 का, उसकी एक धारा है 2C, उसके तहत ये जो देखिए यहाँ पे दोनों के अलग अलग मानदंड दिए हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो दिया है वन निवासी अनुसूचित जनजाति, फॉरेस्ट ड्वेलर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, इनके लिए तीन शर्तें पूरा करना है। ठीक है, और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, मतलब अन्य परंपरागत वन निवासी हैं, उनके लिए 2 शर्तें हैं। तो ये जो अनुसूचित जनजाति वाले इनके लिए 3 है, तो अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अनुसूचित जनजाति वालों के लिए, उनके लिए पहला तो यह शर्त है कि वो अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए जहां जिस क्षेत्र में वो दावा कर रहे हैं। दूसरा,
कि वह 13 दिसंबर 2005 से पहले मुख्य रूप से वन या वन भूमि में निवास करते रहे हों, और तीसरा उनकी आजीविका के लिए वन भूमि पर निर्भर रहे। इसमें कहीं भी ये नहीं किया गया है कि वो 3 पीढ़ी से वहां रह रहे हों, वो 2005 के पहले से वहां रह रहे हों, चाहे 3 पीढ़ी से रह रहे हो, चाहे जो पीढ़ी से रह रहे हो। और जबकि यहाँ पे ये देखिए, जो अन्य परंपरागत, मतलब ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं होंगे। मान लीजिए अनुसूचित जाति के हैं या अन्य कोई भी लोग हैं, तो उनके लिए जो अगर अर्हता पाना चाहते हैं वन अधिकारों की मान्यता के लिए, तो 2 शर्त उनके लिए चाहिए। पहली कि मतलब 13 दिसंबर 2005 से पहले उनकी 3 पीढ़ी मुख्य रूप से वन या वन भूमि में निवास कर रही हो, और उनकी आजीविका भी किस पे निर्भर हो, वन पे। तो इनके लिए 2 शर्त है, उनके लिए 3 शर्त है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा भी, और पीसीएस भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहला देखिए, यह फसल मूल रूप से उष्णकटिबंधीय वृक्षारोपण फसल है। ठीक। दूसरा, यह 13 डिग्री से 35 डिग्री के तापमान रेंज में अच्छी तरह से बढ़ती है, 38 डिग्री। इसके लिए अच्छी जल निकासी, पर्याप्त उर्वरता, नमी की आवश्यकता होती है। भारत में यह लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। इसके उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम पर है। ठीक है, ये पुराना, मतलब पुराने डेटा पे क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए है। अभी मैं आपको बताता हूँ नया डेटा क्या है। टिश्यू कल्चर तकनीक वृक्षारोपण है तो प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है वह है, ये केले की बात कर रहा है ना, बनाना की फसल जो होती है केले की, उसकी फसल की बात कर रहा है। तो केला के फसल से संबंधित जो फैक्ट है वो ध्यान रखिए कि केला एक उष्णकटिबंधीय वृक्षारोपण फसल है। डायरेक्ट पूछा जाएगा। तापमान का रेंज पूछा जाता है, यूपीएससी देती है स्टेटमेंट में कि मतलब इतने रेंज का तापमान चाहिए, तो आपको उल्टा पुल्टा करके दे देंगे कुछ। तो 13 डिग्री से 38 डिग्री पता होना चाहिए आपको। टिश्यू कल्चर तकनीक इससे संबंधित है, तो केला संबंधित बात है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। ये जो डेटा दिया हुआ है प्रथम स्थान वाला, ये यहाँ पे डेटा पुराना यूज हुआ है, इसलिए प्रथम महाराष्ट्र को दिखा रहे हैं। नया डेटा जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है, इसका जो 2021 और 22 का डेटा है, उसके अनुसार जो है सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम उत्पादन इस समय पर भारत में हो रहा है, वह सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश कर रहा है, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर कौन है, गुजरात है। आंध्र प्रदेश का योगदान जो है 18% है। तो ये दिमाग में रखना है कि आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा इस समय पर केले का उत्पादन कर रहा है, दूसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केले के उत्पादन में कौन सबसे आगे है, तो आंध्रा। तो अगर कोई भी मतलब एग्जामिनर है ऐसे मैगजीन्स को फॉलो करता है, तो ऐसे क्वेश्चन वो अगर मैगजीन में है संबंधित तभी ना यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जब संबंधित है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई केले के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पर है, तो 3-4 राज्य दे देगा, या क्रम पूछ लेगा आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात का। तो ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे वही बातें की गई हैं कि उष्णकटिबंधीय फसल है। यहाँ पे एक इसकी प्रजाति की बात की गई है कि ग्रैंड 9, तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रजातियों पर क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछती है, यूपीएससी भी पूछती रहती है। तो जैसे ग्रैंड 9 जैसी उच्च किस्म के चयन के माध्यम से आर्द्र कटिबंध से लेकर शुष्क उष्ण कटिबंध जलवायु में भी इसकी खेती की जाती है, केले की खेती। अब यहाँ 12 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होता है तो ठंडी की वजह से नुकसान हो जाता है, और अधिक तापमान हो जाएगा तो वो धूप के कारण झुलस जाती है फसल। तो ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन है, कौन सा संगठन जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी करता है। तो ये जो अनसुने रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जैव विविधता और इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित, क्योंकि आज के समय में महत्वपूर्ण मुद्दा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, तो उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट हैं, जो भी उसके करंट अफेयर हैं, यूपीएससी तो बहुत मतलब उस पर ध्यान देता है, और ऐसी चीजें लाता है जो चर्चा में ना रहे। बहुत चर्चा में रहती है तो सब जान जाते हैं ना, लेकिन ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी संबंधित ऐसी चीजें, ऐसी बॉडी लाएंगे जो आप सुने ही नहीं होंगे। जैसे ये रिपोर्ट है, तो इसमें आप बाकी तो बॉडी सुने हुए हैं, IUCN सुने होंगे, UNEP सुने होंगे, IPCC सुने होंगे, लेकिन ये वाली बॉडी सुने ही नहीं होंगे। ये रिपोर्ट यही बॉडी जारी करती है। तब लगता है एग्जाम में कि यार ये तो सुने ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं पता है तो फिर या हो संभव है कि ये भी हो जाए, लेकिन नहीं पता है तो फिर गलत ही हो जाता है ना। तो इसका जो सही आंसर है वह यही है कि यह
जो है मंच, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच जो है IPBES, यह रिपोर्ट जारी करती है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ, और जो बॉडी है आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी क्वेश्चन पढ़ें, तो उससे संबंधित स्टैटिक फैक्ट जरूर ध्यान में रखें। तो प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय जो संघ है IUCN, पहले तो इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई 5 अक्टूबर 1948 में, इसकी स्थापना हुई IUCN की। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में है, और यह ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इतना फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखिए। UNEP के बारे में ध्यान में रखिए कि इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में है, केन्या में है। ये ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछते हैं कि कहाँ हेडक्वार्टर है, या स्टेटमेंट में दे देंगे। सन तो डायरेक्ट ही पूछते रहते हैं कब स्थापना हुई। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं। IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, बहुत सारी ये जैसे ये अपना रिपोर्ट जारी करते हैं। तो जैसे अभी हाल ही में जो लेटेस्ट है वो 6वीं जो है असेसमेंट रिपोर्ट है इनकी, है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना में 2 ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण योगदान है, और वह ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस UNEP। UNEP जो ही आप हमने देखा है 1972 में स्थापित हुई। तो इन दोनों ने मिल करके 1988 में IPCC की स्थापना की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है IPCC का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये रिपोर्ट संबंधित था। अब इसका व्याख्या देखते हैं, उसमें थोड़ा और डिटेल होगा आपके लिए। तो ये देखिए यहाँ पे है, ये जो IPBES है, यह जो मंच है, इसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में प्रकृति, नेचर और इकोसिस्टम पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रभाव हो रहा है उसको देखते हैं इस पे। अब यहाँ पे ये जो मंच है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। IPBES तो 2012 में मतलब इसको स्थापित किया गया, और यह इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 2012 को हुई। ये डेट ध्यान में रखिएगा, 2012 की बॉडी है ये। 94 देशों द्वारा पनामा सिटी में की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह UN की बॉडी नहीं है, ध्यान में रखना है। यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, और इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घकालिक मानव कल्याण और सतत विकास, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के हेतु विज्ञान नीति इंटरफेस को मजबूत करना। तो ये उद्देश्य है, ये ध्यान में रखना है। UN की बॉडी नहीं है, ध्यान में रखना है। 2012 की बॉडी है, ठीक है, स्थापना जो हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ग्राम दान गांव के बारे में है। ठीक है, महत्वपूर्ण यह फैक्ट है, महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट कि ग्राम दान एक ऐसा गांव है जहां सभी, ऑल ध्यान में रखना है, सभी भूमि पर निवासियों का संयुक्त स्वामित्व, सामुदायिक स्वामित्व होता है। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा यह अवधारणा भूदान, भूदान एक आंदोलन चलाया गया था, तो उसी का यह अवधारणा जो है ग्रामदान, भूदान का विस्तार है। बड़े भू तो इस भूदान में क्या होता था जब आंदोलन चलाया गया विनोबा भावे द्वारा 1991 में, तो इसमें बड़े जो भूस्वामी थे जिनके पास खूब सारी जमीन थी, उनसे जमीन मतलब उनसे यह आग्रह किया गया कि वो जमीनों को दान दें और उन जमीनों को भूमिहीनों में बांट दिया जाए। ठीक है, तो यही था भूदान आंदोलन। तो इसके बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है किसने चलाया था, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। विनोबा भावे गांधीवादी थे। कब चलाया था? 1951 में चलाया था। तीसरा स्टेटमेंट इसमें देखिए, तो देश में केवल 7 राज्य, तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए, केवल 7 राज्य हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। ऐसे राज्य हैं जिनमें ग्राम गणराज्यों की स्थापना की अनुमति देते हैं, मतलब ग्रामदान गांव वहां स्थापित हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब यूपी स्पेशल फैक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश ने 1962 में ग्रामदान गांवों पर कानूनी पारित करने वाला पहला राज्य बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला राज्य कौन है? यूपी, हमारा यूपी। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं चारों ही सही हैं ग्रामदान गांव के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, चौथा नंबर वाला, कि सभी चारों ही क्या है? सही है। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं, कुछ काम का है। हाँ,
तो ये सब बता दिया, ये सब स्टेटमेंट में ही था, ये भी था। यहाँ पे ये देखिए ये नहीं था। तो ग्राम दाम स्थापित करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। तो क्या है कि पहले बात तो जो भी वहां के निवासी हैं तो उसके भूमि का कम से कम 75% स्वामित्व, मतलब जितने भी लोग वहां पे निवास कर रहे हैं और उनके पास जितनी भी जमीन है, तो टोटल गांव की जमीन का 75% जमीन जो है गांव को सौंप देना होगा कि गांव उस पे अपना जो भी करना हो करे। और अगर कम से कम 60% है जमीन ऐसी जो गांव को समर्पित कर दी गई है, तो उसमें जो सरकार है उस समर्पित भूमि को ग्राम दान के रूप में मान्यता दे देती है। अब ग्राम दान क्या होता है? एक आम ट्रस्ट, एक ट्रस्ट के अधीन होता है और इस ग्राम दान के बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है उसको वह जमीन जो है बेची नहीं जा सकती है ना। तो उस गांव की जितनी भी जमीन हो, अगर कोई गांव ग्राम दान में शामिल हो गया तो उस गांव की जितनी भी जमीन है वह ट्रस्ट के अधीन हो जाएगी और उस ट्रस्ट के अधीन होने के कारण उस गांव के बाहर का कोई भी व्यक्ति उस जमीन को नहीं खरीद सकता, नहीं बेच सकता। ठीक है, बाहर के लोग नहीं खरीद बेच सकते। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिए। अगला चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम नमामि गंगे मिशन, नमामि गंगे खूब सुना होगा आपने, लेकिन ये वाला ऑप्शन ज्यादातर नहीं सुने होंगे। 5 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं नमामि गंगे के, 5, उनमें से कौन सा है सही उसको चुनना है। तो पहला है निर्मल गंगा, तो है यह। अविरल गंगा, यह भी है। सतत गंगा नहीं है, बोध गंगा नहीं है, अर्थ गंगा है। तो 1, 2 और 5, 1, 2, 5 किसमें है? यहाँ है 1, 2 और 5, चौथे में है। तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो पहली बात तो नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 2014 में शुरू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसमें प्रदूषण, गंगा नदी का प्रदूषण कम करना है और उसको संरक्षण और कायाकल्प करना है, दोहरे उद्देश्य को पूरा करना है। और इस कार्यक्रम के जो 5 स्तंभ जो हैं, 5 महत्वपूर्ण है, उनमें निर्मल गंगा है जो प्रदूषित नदी से संबंधित है। अविरल गंगा है मतलब अप्रतिबंधित प्रवाह हो। जन गंगा मतलब जन भागीदारी हो। ज्ञान गंगा, ज्ञान और अनुसंधान आधारित हस्तक्षेप। और अर्थ गंगा। तो ये 5 जो हैं आपको ध्यान में रखना है, निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा और अर्थ गंगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र गंगा नदी बेसिन में स्थित है? तो गंगा नदी बेसिन में, बेसिन क्या होता है? बेसिन में वो सारा क्षेत्र आ जाता है जहां से एक मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है मान लीजिए, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो ये जो सहायक नदियां भी जहां से प्रभावित होती हैं, तो ये पूरा जो क्षेत्र है यह किस में आएगा? बेसिन में आएगा। तो कौन गंगा नदी के बेसिन में सम्मिलित है, गंगा नदी में शामिल है? तो कौन सा संरक्षित क्षेत्र, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये पहली बात तो कहाँ स्थित है, अगर उसको आपको पता कर लेंगे तो आप दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, तो यह होगा, बिल्कुल सही होगा। डाल्फिन, डाल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है, तो यह भी सही है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? झारखंड में है, लेकिन ये गलत है, यह नहीं पड़ता है। तो पहला दूसरा सही है, तो पहला दूसरा देखिए कहाँ है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये वाले में है। तो चौथा भी सही होगा। बेथू दाहारी, बेथू दाहारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ का है? ये तो है वेस्ट बंगाल का, है ना, पश्चिम बंगाल का है। तो यह भी सही है। तो मतलब 1, 2 और 4, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, डाल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य और बेथू दाहारी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गंगा नदी के बेसिन में स्थित है। तो ये तो गंगा नदी के बेसिन में स्थित है, तो पता चल गया। आपके लिए नए फैक्ट क्या है कि आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। डायरेक्ट पूछ सकता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। डाल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में। बेथुदाहारी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ध्यान में रखिएगा, ये वही चीजें हैं कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो इसीलिए उसका बेसिन का हिस्सा नहीं है यह। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो डाल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका पूरा नाम विक्रमशिला गंगा डाल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये ध्यान में रखिएगा, विक्रमशिला से हालांकि दिमाग में लगा लेंगे आप, बिहार में है, लेकिन ध्यान में रखिएगा पूरा नाम यही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और जो सही सुमेलित है, मतलब जिसके सामने लिखा है वो सही अगर लिखा है तो उसको बताइए। तो काली घाट पेंटिंग,
काली घाट पेंटिंग कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है, तो बिल्कुल सही है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग क्या पश्चिमी घाट की है? नहीं, चेरियल स्क्रॉल कहाँ की है? तेलंगाना की है। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? पश्चिम घाट की। तो ये दोनों गलत हो गए, दूसरा और तीसरा, केवल एक सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पहला ही सही सुमेलित है। व्याख्या देखते हैं। काली घाट पेंटिंग कब शुरू हुई? 19वीं सदी में। बहुत पुरानी पेंटिंग नहीं है, पश्चिम बंगाल की है ये काली घाट। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना में हुई है इसकी उत्पत्ति। और महत्वपूर्ण वाली ये है पश्चिमी घाट वारली जनजाति, वारली एक जनजाति है, वह वारली पेंटिंग करती है पश्चिमी घाट में, और बहुत पुरानी है, 2500 बीसी पूर्व। ठीक है। और जब ये मान लीजिए जनजातियों द्वारा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि जनजातियों द्वारा पेंटिंग की जा रही है, तो कैसी पेंटिंग करेंगे? जैसे आप मतलब जो प्री हिस्टोरिक पीरियड टाइम में जो देखे हैं, मतलब जो जैसे मान लीजिए पेंटिंग्स जो मतलब मिली भी हैं, उनमें मछली पकड़ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, त्योहार, नृत्य, और ये जो वृत्त, त्रिकोण, वर्ग आदि का ऐसा ही प्रदर्शित करते हैं चित्रों में, तो उसी तरह वर्ली पेंटिंग भी देखने को मिलती है। तो इनकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। काली घाट पश्चिम बंगाल, चेरियाल स्क्रॉल तेलंगाना, और वारली जो है पश्चिमी घाट से संबंधित है। अगला, जूनोटिक रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से कथन सही हैं? तो ध्यान, चलिए देखते हैं। जूनोटिक रोग वे बीमारियां हैं जो पशु और मनुष्यों के बीच फैल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 60% ज्ञात संक्रामक रोग और 75% उभरते संक्रामक रोग जूनोटिक के कारण उत्पन्न हुए हैं, तो यह भी सही है, यह फैक्ट। ब्रुसेलोसिस रोग मच्छर और किलनी जैसे रोग वाहकों द्वारा फैलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ब्रुसेलोसिस रोग जो है यह जूनोटिक रोग तो है, लेकिन यह मच्छर और किलनी के द्वारा नहीं फैलता है, यह मवेशी के द्वारा फैलता है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, मतलब टोटल 2 कथन सही है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें कहाँ गया? यह केवल 2 कथन सही है इसमें। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी क्या है। अब जूनोटिक रोग वही है जो मनुष्य और पशुओं के बीच फैल सकती हैं, जिनमें ये बैक्टीरिया के द्वारा भी फैल सकते हैं, वायरस के द्वारा, परजीवी के द्वारा और कवक के द्वारा। ये वही फैक्ट है, 60%, 75%। घरेलू जो घरेलू जूनोसिस जो होता है, पशु जूनोसिस, उनमें जैसे देखिए ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस जो है वो किसके द्वारा होगा? मवेशी। ये पता होना चाहिए ब्रुसेलोसिस किसके द्वारा होता है। आप दे देंगे ऑप्शन में, मवेशी दे देंगे, बिल्ली दे देंगे, मच्छर दे देंगे, किलनी दे देंगे, तो मवेशी द्वारा। और ये टोक्सोप्लाज्मोसिस, यह भी एक जूनोसिस है जो किसके द्वारा होता है? बिल्लियों के द्वारा होता है। बिल्ली पालने वाले सावधान हो जाएं, टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है उनसे, अगर ठीक से उनका केयर नहीं करेंगे तो। और जो वेक्टर जनित जूनोसिस है, उनमें मच्छर और जो वेक्टर मतलब क्या होता है? वाहक। जैसे मच्छर और किलनी क्या करेंगे? रोग फैलाने का काम करेंगे। तो मच्छर और जैसे किलनी से क्या होता है? किलनी से लाइम रोग होता है। ये ध्यान रखिए, लाइम रोग किससे होता है? तो नींबू से नहीं होता है। लाइम रोग किससे होता है? किलनी से होता है। मच्छर किससे मच्छरों से डेंगू, आप जानते ही हैं, डेंगू, मलेरिया, ये सब है। आगे चलते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित? डायरेक्ट ऐसे ही पूछते हैं यूपीएससी वाले, पीसीएस वाले भी, या और भी जो एग्जाम है उनमें पूछ सकते हैं कि तो ये किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपसे। सही आंसर इसका है साइबर अपराध से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है, 20वें का पहला सही है, साइबर अपराध से संबंधित है। साइबर अपराध जांच से संबंधित है बुडापेस्ट कन्वेंशन। कुछ स्टैटिक पोर्शन इसका देखते हैं कि काउंसिल ऑफ यूरोप जो है उसने साइबर क्राइम कन्वेंशन को, मतलब जो साइबर क्राइम कन्वेंशन है उसको बुडापेस्ट कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। 2001 में हस्ताक्षर के लिए रखा गया और 2004 में यह लागू हुआ। कौन? बुडापेस्ट कन्वेंशन, जो कि साइबर क्राइम से संबंधित है। साइबर अपराध पर एकमात्र कानूनी रूप से क्या है? बाध्यकारी है। यह एकमात्र ऐसी है, ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी यहीं पे खेलेगी। यह एकमात्र कानूनी बाध्यकारी है, तो आपको कंफ्यूजन होगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है नहीं, ऐसा है ही। अब
दूसरा महत्वपूर्ण बनेगा कि भारत, आप जानते हैं कि भारत मतलब कन्वेंशंस को लेकर बहुत सीरियस रहता है, तो आप जनरली सोचेंगे कि भारत भी तो सम्मिलित होगा साइबर अपराध पर, लेकिन नहीं, भारत इसमें भाग लेने का नहीं फैसला लिया है। भारत इसीलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसमें नहीं शामिल है, और आपको देंगे, अगर यह क्वेश्चन बनता है तो आपको देंगे कि भारत इसमें सम्मिलित है, भारत इसका हस्ताक्षर करता है। तो ऐसा नहीं है, भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, ध्यान में रखना है। अगला, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, तो कितने सही। पहला देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ एक अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल सही है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। पश्चिमी विक्षोभ विशेष रूप से सर्दियों में, बिल्कुल, ठंडी के मौसम में निचले इलाके में मध्यम से भारी बारिश और भारतीय उपमहाद्वीप के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी, बिल्कुल ठीक है। ये जनवरी दिसंबर के आसपास जो ठंडी के महीनों में बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है, जनवरी तक, फरवरी में भी हो जाती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो कभी भी हो सकता है, कोई पैटर्न निश्चित नहीं रहेगा। जलवायु परिवर्तन की यही खास बात है, या उसको खास बात कहिए या संकट कहिए, कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कब बारिश होगी कब नहीं होगी, यही खास बात है। तीसरा, पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर साफ आसमान, यहाँ पे यही गड़बड़ कर दिया है, बाकी तो सब सही है लेकिन साफ नहीं होता है, बादल बने रहते हैं, तो बादल जब रहेगा तो आसमान साफ कैसे होगा, इसी के कारण यह तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और रात का ऊंचा तापमान रहता है, असामान्य बारिश से जुड़ा होता है, लेकिन साफ नहीं होता, बादल रहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी महाद्वीप में खरीफ फसल, यहाँ पे ऐसे ही खेलते हैं लोग यूपीएससी वाले, पूरा स्टेट में पूरा कथन गलत नहीं होगा, उसमें एक शब्द जो है वो गड़बड़ डाल देंगे, तो इसीलिए वो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाए। खरीफ नहीं भाई, रबी फसल। ठंडी में आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो खरीफ की फसल नहीं होती है, रबी की फसल जो है उस पर काम चल रहा होता है। तो इसके कारण जो चौथा है यह भी क्या हो जाता है, चौथा कथन भी, चौथा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो टोटल मिला कितने सही है, टोटल मिला के इसमें सही हो गए 2, टोटल 2, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, कुछ काम का है। तो ये जो उत्तर पश्चिमी भारत में, मतलब इसके सहारे, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके सहारे जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है वहां पे बारिश होती है, और यह गैर मानसूनी बारिश मानी जाती है, इसमें बादल छाए रहते हैं और रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा डाउन टू अर्थ जून माह के सारे क्वेश्चन को देखा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा लगा, क्या सुधार, अगर आपको कुछ सुझाव है, कैसे एक्सप्लेनेशन आपको स्टैटिक करंट का कनेक्शन आपको समझ में आया, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कमेंट आदि बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे मोटिवेशन मिले और आगे भी जुड़े रहिए। 2 वीडियो पहले भी आ चुके हैं योजना कुरुक्षेत्र के, यह डाउन टू अर्थ का है। यहाँ तक अगर जुड़े रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी मिलते रहते हैं। चलिए।